तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से आपके बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हिस्ट्री का पेपर होता है दूसरा, यानी हिस्ट्री का सेकंड पेपर जो है राजस्थान के जो इतिहास का सर्वेक्षण वो सब्जेक्ट है। और उसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आप, जो है प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं जो कि आपके सिलेबस में लगता है सेकेंड ईयर के, ठीक है। और इसमें दो टॉपिक है जो प्राचीन सभ्यता में, दो ही टॉपिक आपको ध्यान रखना है। एक तो कालीबंगा की सभ्यता और दूसरी है आड़ की सभ्यता, ठीक है। तो आज इन दोनों सभ्यताओं को हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से आपको हैंड रिटन नोट्स है उसी के द्वारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको सेकंड ईयर में तो काम आएंगे ही, साथ में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करेंगे या कर रहे हैं तो भी ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हस्तलिखित नोट है और आपको सीरीज से तो काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप डेट के हिसाब से पीडीएफ सर्च कर लेना, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ लोग कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे कि जो है आप सर तेज़ बोलो या फिर धीरे बोलो, तो अगर आपको मेरी आवाज़ तेज़ लगती है यानी मैं स्पीड में बोलता हूँ तो आप जो यूट्यूब पे थ्री डॉट होते हैं वहाँ पे स्पीड कम कर लीजिए, अगर मैं फास्ट बोलता हूँ इसलिए। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोलता हूँ तो वहाँ से आप स्पीड फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड है कि आप वीडियो किस तरह देखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो को पसंद ज़रूर कीजिएगा और बाकी सारी चीज़ें हम वीडियो में सारी आने वाले वीडियोज़ में हम आपका सिलेबस कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान इतिहास की हम बात कर रहे हैं, ये सेकंड पेपर है आपका हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अगर आपके से हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली अगर आप वीडियो देख रहे तो होगी। तो ऊपर वाली चीज़ स्किप करते हुए हम सीधा चलते हैं जो सभ्यता है कालीबंगा की सभ्यता उसकी तरफ, ठीक है। तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो है बहुत सारी सभ्यताओं के जो है उत्खनन हो चुका है और उनमें से जो दो ही सभ्यता हैं वो आपके सिलेबस में दे रखी है। एक तो कालीबंगा की सभ्यता है और दूसरी है आड़ की सभ्यता। तो इन दोनों को ही मैं लेकर आया हूँ, बाकी तो सभ्यताएं तो बहुत सारी है और जैसे रंगमेल की और भी कोठारी सभ्यता इस प्रकार, ठीक है। मगर वो हमारे काम के नहीं है, उससे एग्जाम में प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न इन्हीं में से बनता है, या तो निम्नात्मक प्रश्न बनेगा या फिर आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सभ्यता क्या होती है। जो सभ्यता वैसी चीज़ें होती है जो पुराने समय के अंदर मतलब लोग किस तरह रहते थे और किस प्रकार उनका खान पान था, क्या वो कैसे रहते थे, कैसे उनकी खेती थी, क्या वो सारी चीज़ें मतलब पुराने जो लोग हैं उनका अध्ययन वगैरह करते हैं, वो अगर हम उनका पता लगाते हैं तो वो सभ्यताओं के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे कि कालीबंगा की सभ्यता, तो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती है उस समय के बारे में। और ये है जो है अभी हम आगे बात करेंगे कि किस सभ्यता है, ये कौन सी सिंधु युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। तो वो सारी चीज़ें जब टर्म आएगा, एक एक शब्द आएगा, मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। और आपको कुछ फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक। तो चलिए कालीबंगा सभ्यता को हम पढ़ते हैं। आज की हेडिंग है कालीबंगा सभ्यता। तो देखिए ये जो सभ्यता है वो घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी या फिर द्वैतवती नदी या मृत नदी या फिर नट नदी, ये इन नदियों के किनारे स्थित है, ठीक है। कालीबंगा की सभ्यता, अब आपको पता है घग्गर नदी को ही जो है सरस्वती नदी का नाम दिया जा सकता है। और ये नदी अभी जो राजस्थान में है वो लगभग ना के बराबर फैलती है, मतलब ये नदी लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी। और प्राचीन समय में इसी नदी के किनारे ये जो कालीबंगा की सभ्यता है वो विकसित हुई थी, पनपी थी, फली फूली थी, ठीक है। तो अब आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर तक कौन से ज़िले में पड़ती है, तो ये जो है हनुमानगढ़ ज़िला, हनुमानगढ़ ज़िला उसके अंदर कालीबंगा की सभ्यता है वो पड़ती है, वहाँ से इसकी खुदाई वगैरह हुई है। और उसी के साथ एक पीलीबंगा की सभ्यता भी और भी है, उसी का जो वो मतलब वो भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर ही स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक नंबर का प्रश्न भी अगर बने कि कालीबंगा सभ्यता किस ज़िले में स्थित है तो वो है हनुमानगढ़ ज़िले में, ठीक है। किस नदी के किनारे, तो वो है घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी के किनारे। फिर आगे देखिए कि इसकी जो जानकारी है, जानकारी यानी इसके खोजकर्ता कौन थे? किसको पता चला कि ये यहाँ पे सभ्यता स्थित है? किसने इसका खुदाई का काम किया? तो सबसे पहले इसका खुदाई का काम किया लुईस पी टेसीतोरी। ये एक जो है मतलब आदमी था, इसने लुईस पी टेसीतोरी, नाम ध्यान रखिएगा, लुईस पी टेसीतोरी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे। तो जो लुईस पी टेसीतोरी है, उन्होंने इसकी जो है सर्वप्रथम इसको पता लगा था कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है, ठीक है। और जो बीकानेर संग्रहालय बना हुआ है वो भी इन्हीं की देन है, मतलब ये कोई यहाँ पे कोई इतिहास वगैरह जो राजनीति वगैरह इस प्रकार कोई आदमी रहा होगा, तो इसी इसका जो बीकानेर संग्रहालय इसी ने बनवाया था, ठीक है, इस लुईस पी टेसीतोरी ने। अब इसको तो पता तो चल गया कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता है, यहाँ पे कुछ प्रमाण वगैरह मिल सकते हैं। तो इसको पता चला, इसने मतलब जानकारी दी सरकार वगैरह, ब्रिटिश गवर्नमेंट वगैरह को। तो जो सबसे पहले इन्होंने जो है खोजकर्ता की, मतलब भारत सरकार ने जब आज़ाद हो चुका था देश, तो सबसे पहले खोजकर्ता 1952 के अंदर इसकी सबसे पहले खोजकर्ता कालीबंगा के वो थे अमलानंदन घोष, ठीक है। तो इस नाम को आपको ज़रूर रट के रख लेना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की, ठीक है। इसके जो 1952 के अंदर इसकी खोज हुई थी, ध्यान रखिएगा।
तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, वो मेल मतलब मैच करने वाले, ठीक है। तो अमरेंद्र घोष ने इसकी जो है खोज की। इसके साथ एक वीके लाल थापड़ वगैरह और भी आदमी थे, वो नाम आपको लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल अमरेंद्र घोष और लुईस पित्ते सितोरिया आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए काल काल इसका आ गया, यानी कि ये कौन से समय के अंदर इसका कालक्रम माना जाता है, मतलब ये कब से कब तक रही थी। तो इसका टाइम देखिए, टाइम जो कार्बन पद्धति होती है, जो C14 एक जो है मतलब पुरानी चीज़ों का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति होती है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है, तो उसी को क्या कहते हैं, C14 यानी कार्बन पद्धति है। तो उसके आधार पर इसकी जो टाइम है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसका टाइम बताया जाता है, किसका, कालीबंगा का, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये टाइम है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है, एडी। तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा है, और ये लगभग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसी के समकालीन सभ्यता आप मान सकते हैं, और उसी के या समकालीन ही थी, ठीक है। और इसको जो है तीसरी राजधानी भी कहते थे उस समय, ठीक है, तीसरी राजधानी कालीबंगा का। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ देखिए काले रंग की चूड़ियाँ, काली यानी काला और बंगा यानी चूड़ियाँ होता है, ठीक है, बंगा यानी चूड़ियाँ, तो काले रंग की चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का। फिर आगे देखिए कांस्य युगीन सभ्यता जो स्वतंत्र भारत की प्रथम पुरातात्विक स्थल है, यानी कि जब मतलब जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वगैरह जब भारत में उसकी खुदाई हो चुकी थी, तब वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर चली गई थी। आपको पता है पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था भारत से, तो वो सारी चीज़ें क्या है भारत से अलग हो गई थी। तो भारत सरकार ने भी फिर क्या कि भारत देश के अंदर भी ऐसी जो है पुरातात्विक स्थल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने भी खुदाई का कार्य जो ज़ोरों शोरों से आरंभ कर दिया। और जो सबसे पहला खुदाई कार्य है वो कालीबंगा के अंदर आरंभ हुआ, और यहीं से जो है कांस्य युगीन सभ्यता जो स्वतंत्र भारत की, ये मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद ये सबसे पहले खुदाई इसी की हुई थी, कालीबंगा की, ठीक है। और फिर उसके बाद राजस्थान सरकार ने जो है कालीबंगा म्यूजियम बनवाया 1985 या फिर 86 के अंदर, ठीक है। राज्य सरकार ने कालीबंगा का म्यूजियम बनवा दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको नोट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर निम्नात्मक प्रश्न आए तो आपको ऐसे लाइन टू लाइन लिखनी है, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख रखा है वैसा लिखना है। ये तो मैंने आपको शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, बाकी आपको जो है लाइन टू लाइन मैच करते हुए लिखना है, ठीक। फिर देखिए इसकी विशेषताएं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कालीबंगा सभ्यता की क्या विशेषताएं, क्या चीज़ें यहाँ पे मिली है, वो सारी चीज़ें। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा कि कालीबंगा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी यही है कि जो इस पर सड़कें होती थी वो समकोण प्रकार की थी, यानी कि इसकी सड़कें इस प्रकार होती थी। मान लीजिए ये 3 सड़कें गई, फिर यहाँ से 2 सड़कें और आ गई, तो यहाँ पे ये प्रत्येक सड़क है जो समकोण यहाँ पे बनाती हुई चलती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे अब इस अभी समय में हमारी सड़कें कैसे भी हो सकती है, मगर उस समय सड़कें ऐसे नहीं थी, वहाँ पे सीधी होती थी, और प्रत्येक सड़क है जो समकोण पर काटती थी कालीबंगा के अंदर, ठीक है। और ये एक सुव्यवस्थित बस्ती थी, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए मकान बनाने की पद्धति को यहाँ पे ऑक्सफोर्ड या फिर जाल पद्धति या फिर ग्रीक पद्धति कहते हैं। यहाँ पे जो मकान बनाए जाते थे, जैसा आपको अभी मैंने बताया, यहाँ की सड़कें तो समकोण प्रकार की थी, तो यहाँ के मकान कहाँ बनते थे, इस प्रकार यहाँ पे ये जो भी मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो इसके जो मकान है फिर यहाँ पे बनते थे, तो इस जो ये पद्धति है इस प्रकार की, तो इसको जाल पद्धति या फिर ग्रीड पद्धति, इन मकान बनाने की पद्धति को कहते थे, ठीक है। तो ये इस प्रकार इस पद्धति की मतलब इसकी विशेषता दूसरी हो गई। फिर देखिए कच्ची ईंटों या फिर पक्की ईंटों की जो साइज होती थी, यानी कि जो ईंटें होती थी, प्रयोग ईंटों से ये मकान बनाया गया था। कच्ची ईंटें, ज़्यादातर कच्ची ईंटें ही होती थी, और उनकी साइज देखिए 30x15x7, ठीक है। यानी 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, तो ये इसकी साइज होती थी ईंटों की उस समय, मतलब कालीबंगा के जो ईंटें होती थी। उसके बाद मकान के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, सभी मकानों के दरवाजे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो कालीबंगा ही एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जिसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, यानी सामने सड़क पर इसके दरवाजे नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे की ओर दरवाजे खुलते थे, ध्यान रखिएगा। फिर अगली है जो नालियाँ लकड़ी की भी बनी हो मिलती है यहाँ पे, ज़्यादातर जो नालियाँ हैं यहाँ पे मतलब पानी निकालने के लिए अच्छी तरह प्रकार से व्यवस्था की हुई मिलती है, वो नालियाँ लकड़ी की बनी हुई होती थी, ठीक है। तो ये भी एक इसी की विशेषता है। फिर अगली देखिए कच्ची ईंटों के कारण इसे दीनहीन सभ्यता कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में कि दीनहीन सभ्यता किसको कहते हैं, ठीक है। तो कालीबंगा को कहते थे, क्योंकि ये गरीब बस्ती थी और यहाँ पे कच्ची ईंटों का वगैरह प्रयोग होता था, तो इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहते थे, दीनहीन सभ्यता भी कहते थे। फिर देखिए जुते हुए खेत के प्रमाण सबसे पहले यहाँ पे मिले हैं। तो प्रश्न ये बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि जुते हुए खेत के प्रमाण किस सभ्यता से मिले हैं, तो ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये मिले हैं कालीबंगा से। फिर देखिए प्राचीनतम भूकंप के साक्षी, यानी कि इस समय यहाँ पर भूकंप वगैरह भी आता था, इसके भी यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। फिर एक साथ दो फसलें बोने का भी प्रमाण, यहाँ पे जो फसल है वो एक साथ मतलब एक ही साल में दो फसलें ये बोते थे, एक तो जौ और गेहूँ, यानी ये लोग खेती करते थे, पुराने टाइम के लोग खेती करते थे इस सभ्यता के। तो इससे पहले वाली सभ्यता के लोगों में कहीं कहीं पर तो खेती के अवशेष नहीं मिलते, मगर यहाँ पे जौ और गेहूँ के अवशेष मिलते हैं, यानी ये लोग खेती करते थे।
उसके बाद यज्ञ कुंड, अग्निवेदिकाएँ भी मिली यहाँ पे, मतलब लोग मतलब धार्मिक आस्था यहाँ पे मौजूद थी। इसका मतलब आप ये मान सकते हैं, क्योंकि यज्ञ वगैरह क्यों करते थे लोग? भाई भगवान को खुश करने के लिए, इस प्रकार, ठीक है। तो यज्ञ और अग्निकुंड यहाँ पे मिले हैं। फिर बलि प्रथा विद्यमान थी। बलि प्रथा मतलब जैसे बलि देते थे, और कुत्ता इनका जो है प्रिय जानवर था, यानी ये लोग जो पालतू पशु पालते थे, तो वहाँ पे कुत्ता ज़्यादा इनका सबसे मतलब प्रिय जानवर था पालने में। ऊँट से ये परिचित थे, मगर ये क्या है, ऊँट की ज़्यादा जानकारी नहीं थे। जैसे कि आपने अगर मोहनजोदारो फिल्म देखी होगी, तो वहाँ पे जो घोड़ा होता है, उन वो लोग घोड़े को देखा तो हुआ होता है, मगर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती कि ये घोड़ा क्या है, इसका क्या उपयोग है, उस प्रकार। तो ऊँट से ये परिचित थे, मगर इनको नॉलेज नहीं था कि ऊँट क्या है, कैसे नहीं, मगर ये उन्होंने देखा हुआ था, ठीक है। जैसे अभी हम लोग हाथी देख लेते हैं, उस प्रकार, जैसे कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो फिर ये लास्ट इम्पोर्टेंट इसका फैक्ट आ जाता है नगरीय सभ्यता, यानी कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। जो बाकी सभ्यता थी वो लगभग ग्रामीण सभ्यता थी, मगर ये एक नगरीय सभ्यता था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो कालीबंगा की सभ्यता वो नगर की सभ्यता थी, यानी इनका जो विकास है वो नगर की भांति ये था। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ का प्रमाण नहीं है, मतलब यहाँ पे लोग यज्ञ का प्रमाण तो मिलता है, मगर देवी देवताओं की कोई मूर्ति नहीं मिलती। ये बहुत ही अजीब बात है यहाँ पे कालीबंगा की। फिर समाधि 3 प्रकार की होती थी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और एक चीज़ देखिए ध्यान से, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं पर मिला है, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण है। जो हमारे हिंदू के अंदर एक चिन्ह होता है जिसको हम इस प्रकार से ये बनाते हैं, इसको स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रमाण यहाँ पे मिला है, यानी यही सबसे पहले इस कालीबंगा सभ्यता में भी मिला है, ठीक है। यहाँ मतलब पुराने लोग इस चीज़ से परिचित थे। फिर देखिए बेलनाकार बर्तन के कारण इसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के मतलब समान माना गया है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी, जो कालीबंगा वगैरह सभ्यता होती है, मोहनजोदड़ो, उसके समान ही थी। तो उसका जो है इसका संबंध बताया जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ठीक है। फिर एक चीज़ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कालीबंगा की, वो है शल्य चिकित्सा के प्रमाण, यानी कि यहाँ पे जो ऑपरेशन जैसे कहते हैं, ऑपरेशन टाइप के यहाँ पे पहले किसी भी सभ्यता में उसके प्रमाण नहीं मिले हैं। भारत तो क्या, पूरी दुनिया की कोई भी सभ्यता में नहीं मिले, एकमात्र कालीबंगा की ही ऐसी सभ्यता है जिसमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शल्य चिकित्सा वाला और एक जो दीनहीन बस्ती वाला और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। उसके बाद सिक्के पर स्त्री व चित्ते का चित्र मिला है। जो ये सभ्यता जो है मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक मतलब यहाँ पर जो है जो नेतृत्व करती थी परिवार का, वो माता वगैरह यानी लड़कियाँ वगैरह करती थी, महिला वगैरह करती थी। जैसे अगर आप महाभारत का काल, महाभारत टाइम देखते हैं, तो वहाँ पर भी मातृसत्तात्मक था। जैसे कि ज़्यादातर लोग जो है वो माता के कारण जानते थे, जैसे भीष्म पितामह जो है वो गंगा पुत्र भीष्म, इस प्रकार। तो ये भी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक थी। अभी हमारा समाज है, जैसे अभी वर्तमान की बात करते हैं, तो अभी हम पितृसत्तात्मक में हैं, यानी कि अभी हमारे जो मुखिया वगैरह है वो पिताजी होते हैं। वो ज़्यादातर काम उन्हीं के नाम से चलते हैं, मगर ये जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी, ठीक। उसके बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, यानी कि सिंधु जो सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। पहली राजधानी जो है मोहनजोदाड़ो, दूसरी हड़प्पा और तीसरी कालीबंगा, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट था। जैसे कि अभी भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत की पहली राजधानी दिल्ली है, दूसरी हम कह सकते हैं कि बम्बई है, और तीसरी मान सकते हैं कि मतलब कलकत्ता, यानी इंपॉर्टेंट जो है शहर है। दिल्ली सबसे पहले, फिर मुंबई, फिर इस प्रकार कोलकाता, इस प्रकार ये भी एक तीसरी राजधानी आप मान सकते हैं। और यहाँ पे मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध है, उसका मतलब प्रमाण मिलता है। ये लोग मतलब व्यापार करते थे एशिया से उस समय, और वो कैसे करते थे, वो मतलब समुद्र के रास्ते तो नहीं करते, मगर वो है स्थल के रास्ते करते थे। और भवनों का फर्श सजावट से अलंकृत से युक्त है, यानी कि ये जो लोग आंगन वगैरह था यहाँ का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सजावटी था, और सजावट यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी। तो उम्मीद है कालीबंगा सभ्यता से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो इसके केवल एक फैक्ट आप ध्यान रखना, जो मैं बताता हूँ। एक तो इसकी जो है स्थिति, यानी ये सरस्वती नदी और हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है और इसका अर्थ क्या है, और इसकी एक दो विशेषता मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक तो ये सड़कों वाली, और जो है इसकी जूते हुए खेत के प्रमाण, ये इंपॉर्टेंट है। या और इसके बाद जो शल्य चिकित्सा वाला जो है यह है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो कालीबंगा सभ्यता की बात हो गई, ठीक है। एग्जाम में पूछे तो आपको इसका नोट्स बना के, नोट्स की तरह नहीं लिखना, आपको प्रॉपर डिटेल लिखना है। अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आए तो 4 पेज भरने हैं आपको, वो आपके दिमाग के हिसाब से भरना है कि ये 4 पेज, मैंने आपको 1 पेज पढ़ाया, आपको 4 पेज भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। अब हम बात करते हैं जो आर्ट सभ्यता है उसकी, ठीक है। तो वीडियो वैसे भी लंबा हो गया है, तो ज़्यादा लंबा होगा नहीं। एग्जाम में अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो वीडियो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्ट सभ्यता की बात करते हैं। कालीबंगा की सभ्यता की तरह ही ये आर्ट सभ्यता भी राजस्थान में स्थित थी। तो ये कहाँ पर थी? ये थी आड़, यानी उदयपुर में स्थित। आड़ एक शहर है, और यहाँ पर जहाँ पर ये सभ्यता स्थित थी, और ये उदयपुर में स्थित है।
अब ये किस नदी के किनारे थी? तो ज़्यादातर सभ्यताएँ थी वो नदियों के किनारे ही होती थी, क्योंकि उसके अलावा तो कहीं पर कुछ खाने वगैरह या फिर अगर नदियों के अलावा वो कहीं विकसित होती थी, तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं चल सकती थी, ज़्यादा दिनों तक। तो इसलिए ज़्यादातर सभ्यता आप देखेंगे नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। तो आयड़ नदी के किनारे ये 8 सभ्यता विकसित हुई थी। आयड़ नदी कह दो, बेड़ज कह दो, बनास कह दो, ठीक है? ये सारी एक ही नदियों के नाम हैं। तो ये आयड़ सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी। उसके बाद इसका कालक्रम जो है 2 भागों में मतलब बाँटते हैं लोग कि ये इसका जो कालक्रम मतलब ये 2 भागों में खुदाई हुई थी, तो ये इसका कालक्रम 2 भागों में बाँट सकते हैं। तो पहला कालक्रम जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष, ताम्रयुगीन यानी जो तांबे के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, तो इसलिए कुछ लोग इसको ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। और दूसरा है कि लोहे के उपकरण भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है? जब तांबे का प्रयोग होता था, तब लोहे का जो प्रयोग वहाँ पे नहीं होता था किसी भी सभ्यता में, मगर इसमें दोनों के जो है प्रमाण मिले हैं, लोहे के भी मिले हैं और तांबे के भी मिले हैं। इसलिए इसको मतलब 2 काल कर्मों में बाँटा जाता है आयड़ सभ्यता को, ठीक। फिर उसके बाद आहड़ के प्राचीन नाम देखिए इम्पोर्टेंट है, आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न पूछता है इसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। तो इसका पहला तो एक तो नाम ताम्रवती नगरी, आगाटपुर या फिर आगाट दुर्ग, ये इसके 3 जो है प्राचीन नाम है या फिर इसके प्राचीन नाम हो। अभी तो हम आहड़ कहते हैं, जो उस समय इसका प्राचीन नाम था वो था ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ पे तांबे का जो है बहुत ज़्यादा विकास हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तांबा मिला था, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि इसका उपनाम क्या है? उपनाम तो अब बनास संस्कृति, आर्य संस्कृति, ठीक है? ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान नहीं रखना है। और इसके बाद देखते हैं मृतकों का टीला की सभ्यता का भी नाम है यहाँ पे, इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है आर्य सभ्यता को, ठीक है? फिर देखिए ये ग्रामीण सभ्यता थी, जैसा अभी हमने पीछे कालीबंगा पढ़ा वो शहरी सभ्यता थी, यानी कि वो एक शहर की भांति था उस समय, और ये जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता कौन सा था? आर्य सभ्यता, ठीक? आर्य ग्रामीण थी और कालीबंगा शहरी थी, ठीक? उसके बाद इसके खोजकर्ता कौन थे, यानी उत्खननकर्ता का मतलब तो इसकी खुदाई किसने करवाई? तो पंडित अक्षयकृत व्यास, ये एक नाम आपको ध्यान रखना है। 1953 के अंदर इन्होंने खुदाई कार्य चालू करवाया था, पंडित अक्षयकृत व्यास। और कालीबंगा का जो है वो लुईस पित्ते चितौरी और अमलानंद घोष, ठीक है? वो नाम आपको याद रखना है। बाकी तो ये रतन चंद्र अग्रवाल आपको ज़्यादा याद ना हो तो भी चलेगा, इसको याद करने की भी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? फिर देखिए धूलकोट टीला का जो व्यापक उत्खनन ये आर.सी. अग्रवाल ने करवाया, ये ध्यान नहीं रखना। इसका काल काल इसका इम्पोर्टेंट है कि इसका कालक्रम कब है, यानी ये कब विकसित हुई थी अन्नाजन। तो इसका काल 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व था, जहाँ जो कालीगंगा थी उसका 2350 से लेकर 1750 तक था। तो इसका कितना 1900, यानी इसके बीच में ही ये विकसित हुई थी 1900 से लेकर 1200 तक। और ये ज़्यादातर ईसा पूर्व की बात हो रही है, ईसा पूर्व, यानी कि ये समय उल्टा चलेगा। तो जैसे अगर हम समय में पीछे जाएंगे तो सबसे पहले हमारे 1750 आएगा, और फिर 2325 आएगा, ठीक है? यानी कि ये 2325 में विकसित हुई और 1750 में लुप्त हो गई। इसी प्रकार जो आहड़ है वो 1900 में विकसित हुई और 1200 के अंदर जाकर ख़त्म हो गई, ठीक है? इसके बाद महाभारत काल वगैरह वो सारी चीज़ें चलती है, ठीक है? तो अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा, वरना आपको मैं अब समझाता हुआ चल ही रहा हूँ। फिर इसकी विशेषताएँ देख लेते हैं कि जो आर्य सभ्यता है उसकी क्या विशेषताएँ हैं। देखिए उत्खनन जो है इसका 2 स्तरों में हुआ है। 2 स्तरों में, जैसे कि एक तो अभी मैंने पीछे ही बताया आपको, एक तो तांबे वाले मिले और एक लोहे वाले मिले हैं, तो ठीक है, इसको 2 भागों में बाँटते हैं। फिर यहाँ पे प्रकार है कि स्फटिक के जो पत्थरों की अधिकता है यहाँ पे उपकरण और औजार के लिए, यहाँ पे उपकरण और औजार बनते थे। और दूसरा लोहे, काँस्य व तांबे के उपकरण भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिले हैं, मतलब उनके साक्ष्य मिले हैं। और मृदबांड के प्रमाण, मृदबांड जिसे कि हम घड़े या मटकियाँ कह सकते हैं, उस टाइप के जो है प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है? यानी कि ये लोग काफ़ी विकसित है या फिर इनको काफ़ी चीज़ें नॉलेज थी। फिर आगे देखिए इस सभ्यता का सर्वप्रथम ज्ञान पास के उत्खनन से हुआ, यानी कि इसका पहले तो पता नहीं चला, तो पास में ही कहीं उत्खनन कार्य इस प्रकार कोई खनन चल रहा है, कोई काम चल रहा था, तो वहाँ से काम चलते-चलते इस प्रकार के कोई मर्दबान यानी कोई टुकड़े-वुकड़े मिले होंगे किसी को, तो इस प्रकार उनको पता चल गया कि यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये इसका मतलब है लाइन का। फिर देखिए मकान, जो इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं तो इसके मकान कच्चे ईंटों से थे, जैसे कालीबंगा में भी कच्चे ईंटों के से थे और इसमें भी कच्चे ईंटों से बनाए। फिर आयताकार रूप में, जैसे वहाँ पर तो ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे कालीबंगा में, और ये जो मकान है वो आयताकार पद्धति में बनाए गए थे, ठीक है? और सामूहिक भोजन की व्यवस्था का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रमाण का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब एक साथ खाना खा सकते थे। जैसे अभी हम शादी विवाह या फिर किसी बड़े प्रोग्राम में होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी व्यवस्थाएं मिलती है, ठीक है? फिर एक मकान में अधिक चूल्हे, एक चूल्हे पर अत्यधिक नहीं चाहिए, यानी कि एक ही मकान में बहुत सारे चूल्हे यहाँ पे मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी मतलब लोग रहते थे वो बहुत सारे लोग रहते थे एक परिवार में, तो इसीलिए तो अधिक चूल्हे बनते थे। भाई एक परिवार में बहुत ज़्यादा चूल्हे, इसका मतलब परिवार बड़ा होगा, तो इसीलिए ये प्रकार, या फिर वो सामूहिक भोजन की जो व्यवस्था है तो इसके लिए होता होगा चूल्हे बहुत ज़्यादा, ठीक है?
इसका मतलब ये हुआ। फिर देखिए बिना अत्ते का जलपात्र, अब बिना अत्ते का जलपात्र यानी जो मतलब गिलास वगैरह आप कह सकते हैं, वो बिना अत्ते का मिला है और ईरान में भी ऐसा ही मिला है। तो यानी कि इसका संबंध ईरान से भी बताया जाता है, ठीक है? ये जो प्रमाण मिले इसके आधार पर कहा जाता है। फिर देखिए गोरे व कोठे की व्यवस्था। अब गोरे या कोठा क्या होता है? अनाज संग्रहण के लिए, यानी कि जो लोग अभी जैसे हम अनाज संग्रहण करते हैं, जैसे खेत से हमने अनाज निकाल लिया तो हम बोरी वगैरह कट्टा वगैरह भरते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी इस प्रकार के इनके सिस्टम हुआ करता था, गोरे व कोठा, ठीक है? तो इनमें ये लोग अपना अनाज रखते थे, ठीक है? अनाज संग्रह करते थे आर्य सभ्यता के लोग, बल्कि ये चीज़ है वो कालीबंगा के पास नहीं थी। फिर देखिए 6 प्रकार की तांबे की निर्मित यूनानी मुद्राएँ मिली है, मुद्राएँ मतलब जो सिक्के वगैरह मिले हैं, 6 प्रकार की, और ये अलग-अलग टाइप 3 मोहरें प्राप्त, यहाँ पे 3 मोहरें प्राप्त हुई है जो कि 6 प्रकार की है, अलग-अलग टाइप की है, ठीक है? तो इस प्रकार ये यहाँ पे मोहरें भी मिली, यानी ये लोग व्यापार भी करते थे। फिर उद्योग यहाँ पे सबसे तांबे का था, क्योंकि ये ताम्रवती नगरी थी, तांबा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजूद था। तो तांबे का उद्योग था, उपकरण बनाना, तांबे के उपकरण जैसे लोहा क्या कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी वगैरह, इस पे अस्त्र-शस्त्र बनाना, शिकार करने के लिए शस्त्र बनाना, कुल्हाड़ी बनाना, इस प्रकार, ठीक है? तो वैसे तो यही सारे बनते थे केवल तांबे से, और ये बहुत ही ज़्यादा विकसित था तांबे की दृष्टि से। फिर देखिए तांबे गलाने की भट्टी भी मिली है। अब भाई तांबा अगर मिलेगा तो तांबे को ऐसे तो है नहीं कि जैसे ज़मीन में मिला है वैसे इसी से औजार बना लेंगे, कुछ बना लेंगे, तो उसको गलाना भी पड़ेगा तब वो औजार बनेगा, कुछ भी बना सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर भट्टी भी मिली है, ठीक है? ये प्रमाण मिला है। फिर देखिए शव को आभूषण व कपड़ों के साथ दफनाते थे, यानी कि अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसको जो भी आभूषण वगैरह थे या जो भी वो कपड़ा पहनता था, वो उसके साथ ही दफना दिए जाते थे। अभी जैसे हमारे कपड़ों तो साथ में दफना देते हैं या फिर जला देते हैं, मगर जो आभूषण है वो हम रख लेते हैं। तो उस समय जो है आभूषण और कपड़े दोनों साथ में दफना देते थे, ठीक है? और सिर उत्तर की ओर करती है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर उसका उत्तर की ओर, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है ये सारी चीज़ें। और ये कृषि से परिचित है, ठीक है? ये कृषि से परिचित है, ये कोई बात पक्की श्योर नहीं है। और ये ज्वार या चावल की कृषि करते थे, जैसे हमें पीछे पड़ा कि वो जौ और जो है चावल की खेती करते थे कालीबंगा वाले, और ये जो ज्वार और चावल की खेती करते थे, ये श्योर नहीं है, ये गोपीनाथ शर्मा कहता है। अब गोपीनाथ शर्मा कौन है? ये राजस्थान का इतिहास लिखने वाला एक लेखक है, ठीक है? बहुत ही प्रसिद्ध इसकी पुस्तक है राजस्थान का इतिहास। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे या कर रहे हो तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा, गोपीनाथ शर्मा, और एक होता है कर्नल जेम्स टोड, ठीक है? तो ये 2 जो है इतिहासकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर रंगाई छपाई के व्यवसाय से परिचित है, यानी कि ये जो लोग कपड़ों पर रंगाई या छपाई करते थे और इनका ये भी बिजनेस हुआ करता था। इसके बाद देखिए चक्रकूप पद्धति भी यहाँ पे प्रचलित थी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है चक्रकूप पद्धति से रिलेटेड। और उसके बाद अगली सभ्यता आ जाती है गणेश्वर सभ्यता, जो अपने सिलेबस में सेकेंड ईयर के में तो नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, तो वो तो आप कहीं से भी कर लेंगे। तो जो सेकेंड ईयर का सिलेबस था केवल सभ्यताएं, वो मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद भी हम बहुत सारा सिलेबस है अभी, वो एक-एक करके चलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार आप रिवाइज़ करके ज़रूर चले जाना, एक बार ज़रूर देख लेना अपने मोबाइल में जब भी टाइम मिले। तो इसलिए टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद, जय भारत।